कि नैब खत्म कर दो। नवाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। मैं इस मुल्क में पैदा हूँ और इंशाल्लाह यहीं मरूंगा। The solution lies in fresh, free and fair election. वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इस मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस 50,000 तक पहुंच रहे हैं और जून के महीने को कोरोना केसेस के हवाले से सबसे ज़्यादा हसास करार दिया जा रहा है और ये कोई और नहीं, वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से वार्निंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि वैक्सीन की फराहमी तक कोरोना के साथ रहना नागुज़ीर हो चुका है। शायद इसीलिए हुकूमत ने सियासी सरगर्मियों को वापस नॉर्मल हालात की तरफ ले जाना शुरू कर दिया है। सियासी मुखालफिन को ललकारा जा रहा है और ईद के बाद एहतसाब की कड़ी गिरफ्त की शुनीद दी जा रही है। ये तासुर मिल रहा है कि कोरोना के शोर में सियासी हलचल का हंगामा भी शुरू होने वाला है, वो भी एन बजट से पहले। लेकिन इससे पहले कि अपोजिशन के साथ बाकायदा हुकूमती लड़ाई शुरू हो, वफाकी काबीना के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मुंतखब वज़रा की जानिब से गैर मुंतखब खसूसी मावनीन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। फैसला साजी में गैर मुंतखब खसूसी मावनीन की इजारदारी से परेशान वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने काबीना के गैर मुंतखब अरकान से मुतल्लिक कहा कि ऐसे लोगों का पता कुछ नहीं होता, जबकि उनके कामों का जवाब मुंतखब अरकान को देना पड़ता है। गुलाम सरवर खान साहब की इस बेचैनी की वजूहात आखिर क्या हैं? क्या न्यूयॉर्क में PI के रोजवेल्ट होटल को लीज़ करने से मुतल्लिक उनके इख्तियारात में वज़ीर आज़म के कुछ दोस्तों की खसूसी दिलचस्पी के बाद पैदा होने वाले इख्तलाफात की वजह से उनका ये बयान सामने आया है? ये एक सवाल है। या उनके खिलाफ नैब में एक नामालूम दरख्वास्त का जाना इस बयान का मौजब हो सकता है। इस पर बात करेंगे कि क्या हो रहा है और साथ ही साथ नैब के हाथों गिरफ्तारी के खतरे से दो चार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से नए इंतखाबात का मुतालबा सामने आया है, और वो भी एक ऐसे हालात में जब उनका जो ये बयान अगर हम देखें जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, तो सवाल ये भी उठता है कि कितनी संजीदगी से इसको जो है वो लिया जाना चाहिए। ये वो बातें, ये मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय पैनलिस्ट, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ नज़ीर लगारी साहब से करूं तो लगारी साहब ये बताइए कि पहले तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा सुनवा देती हूं ताकि याद दहानी के लिए कि क्या जो हमारे वफाकी वज़ीर हवाबाजी उन्होंने क्या कहा गुलाम सरवर साहब ने, फिर आगे चलते हैं। प्लीज़ साहब अगर सुनवाइए। तमाम जो मुआवने खसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं। मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के पास जाना होता है। हम अकाउंटेबल भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अदारे भी करते हैं। अच्छा लगारी साहब, आप इसको, इस बयान को, स्पेशली जो इसकी टाइमिंग है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि चहमगोइयाँ तो ये भी हो रही हैं कि रोजवेल्ट होटल में कुछ वज़ीर आज़म के दोस्त हैं जो बहुत एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी मामले खुसूसी में जो है वो उनका शुमार होता है, और जो वज़ीर साहब हैं हमारे गुलाम सरवर साहब, उनको शायद साइड लाइन कर दिया गया है। ये एक इशू है। फिर नैब का रेफरेंस कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ भी कोई नामालूम अफराद की तरफ से जो है वो दर्ज हो चुका है, उनके खिलाफ भी। किस तरह देख रहे हैं आप ये? क्योंकि इससे लग रहा है कि वो परेशान है, तभी उन्होंने ये चीज़ें आके जो है वो मीडिया पे आके डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज तो ये कैबिनेट में डिस्कस हो सकती थी। एक बात तो ये है कि ये हम कल से सुन रहे हैं, बल्कि ज़्यादा ये कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है, बता देते हैं हम। राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंकशाफ किया था कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई के बारे में सोचा जा रहा है, इन्हें टारगेट किया जाने वाला है, और शो ये किया जाएगा, जाहिर ये किया जाएगा कि हम अपने लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो रियल टारगेट्स होंगे, जिन लोगों की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है कि हुकूमत एक दीवार से लगी हुई है, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, और उससे पहले जो बड़े स्कैंडल थे, मालम जब्बा स्कैंडल, BRT स्कैंडल, हेलीकॉप्टर स्कैंडल और दीगर स्कैंडल्स,
उनसे बड़ा तो गुलाम सरवर खान का भी नहीं है। गुलाम सरवर खान ने अगर एतराज़ किया है कि रोजवेल्ट होटल को इस्तेमाल करने के बारे में उनको इल्म होना चाहिए, तो वो उसके मिनिस्टर हैं और हवाबाजी की जो 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 वजारत है वो उनके पास है। और जो कुछ PIA के एसेट्स हैं या हमारे बारे में तो ज़रूर उनको पता होना चाहिए और उनके इल्म में होना चाहिए। लेकिन ये एक आवाज़ नहीं है, ये जितने लोग मुंतखब हैं वो बरह रास्त या बिल वास्ता इसी तरह की जुबान बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं, और लगता है कि वो एक दूसरी जगह पर खड़े हुए हैं। आपको फवाद चौधरी साहब की बहुत सी बातें इसी तरह की लगती हैं, और ये एक दो नहीं है। अगर अगर जहांगीर तरीन तक मामला जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो वहाँ तक जाने से मामला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। हुकूमत का सर्वाइवल एक मसला हो जाएगा। वार्निंग भी दी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब को। जी, उनको ये चाहिए है, अपनी फेस सेविंग के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जो मेन टारगेट्स हैं जो वाजिब दूसरी हुकूमत के लिए निकले थे, और मियां नवाज शरीफ के दौर में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनने के बाद जिस तरह के वाकयात हुए, तो इसको भी इस तरह का एक आगाज समझा जाना चाहिए कि जनाब अली उसमें कुछ लोग आएंगे, फिर इस तरह से कोई एक पूरी कहानी चलेगी, फिर कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो इस तरह से JITs बनेंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खेल जो है मेरे ख्याल में वक्त से पहले ख़त्म हो जाएगा। अब लगता नहीं है कि ये खेल जो शुरू हुआ है जुलाई 2018 से वो कुछ आगे चलेगा, लगता नहीं आगे चलता हुआ। लेकिन जिस तेजी से ये चल रहे हैं इंतकाम की राह पर और खौफनाक इंतकाम की राह पर, तो इनको ये मामला और ज्यादा जल्दी उस तरफ ले जाएगा। ठीक है, मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जाऊंगी और फिर सईद साहब की तरफ भी। इफ्तिखार साहब, आप इस बयान को किस तरह देख रहे हैं? क्या वाकई ही ये मुंतखब गैर मुंतखब की जो है ये बहस है, या पसे पर्दा मामलात कुछ और हैं जिसकी वजह से वफाकी वजीर को मीडिया पे आके जो है ये बात करनी पड़ी? तो आप किस तरह देख रहे हैं? सरवर खान पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत लंबी इनिंग खेल चुके हैं, और जो बात वो कह रहे हैं ये हर हुकूमत में ये बात ज़ेर बहस आई है कि जो मुंतखब लोग होते हैं और जो मुंतखब नहीं होते उनके दरमियान एक टसल होती है। इमरान की कैबिनेट में चूँकि गैर मुंतखब अफराद के पास ज़्यादा क़ुव्वत है और इमरान साहब के कान जो हैं वो ज़्यादा है उनके लिए, वो उनके कानों में जो चाहते हैं करते हैं और कराते हैं, तो इसलिए ये अपना सूरत पैदा हो रही है। और फवाद चौधरी का जिस तरह कहा गया, फवाद भी खुल के बात कर रहे हैं, और मैं ये नहीं समझता कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये हुकूमत 2023 तक जाएगी, और बिल्कुल इमरान खान अपने जो खेल है उसको जारी रखेंगे। खेल का सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो खुल गया है कि जहांगीर तरीन पर भी अब जाना पड़ेगा केस नैब को, और केस नैब का जाएगा उन तमाम लोगों के बारे में जिनके बारे में आज रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट में बुनियादी सवाल जो था उसको तो टच किया नहीं गया कि किसने इजाज़त दी इस चीनी के पाकिस्तान से बाहर भेजने की, और पंजाब के वज़ीर आला का इसमें क्या रोल है, तो उसको तो मेरा ख्याल है छोड़ दिया गया। तो दबाव डाला गया किन लोगों पे, जो लोग आंखें दिखा रहे थे, काफ लीग वाले आंखें दिखा रहे थे, उनका पिछले दिनों एक एमएलए मिला और उसने काफ़ी तुंद और तेज़ गुफ्तगू की प्राइम मिनिस्टर से उनके ऑफिस में। उसके बाद जहांगीर के बारे में कहा जा रहा था कि ये एक ग्रुपिंग कर रहा है और इसके साथ कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को दबाव में डालने के लिए ये काम शुरू किया गया। जहाँ तक रहा मियां नवाज शरीफ का ख़ानदान या शहबाज शरीफ का ख़ानदान या आसिफ ज़रदारी का ख़ानदान, उसको तो ख़त्म करने का फैसला बहुत पहले हो गया। उन्हीं को ख़त्म करने के लिए सारे इंतखाबी अमल को चलाया गया, और ये इंतखाबी अमल के नतीजे ऐसे लाए गए कि कुछ ताकतों का ख्याल है कि ये दो सियासी जमातें जब तक पाकिस्तान में हैं, किसी तीसरी सियासी जमात का रास्ता नहीं बन सकता। अब बदकिस्मती जो तीसरी सियासी जमात लाई गई है, उसके जो लीडर हैं वो भी काफ़ी उम्र रसीदा हैं, जिस तरह शहबाज उम्र रसीदा है, जिस तरह नवाज उम्र रसीदा है, जिस तरह आसिफ ज़रदारी उम्र रसीदा है। तो ये मामला 2023 तक मिल जाता हुआ नजर आता है, उससे पहले ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ख़त्म होगा तो यही लोग आगे आएंगे ना।
ये उम्र रसीदा लोग तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे, इतने बूढ़े हो जाएंगे, अल्लाह जाने इनमें कोई रहता भी है नहीं रहता, आई डोंट नो। तो ये सारा जो खेल है, ये करप्शन के खात्मे के नाम पर ये 5वीं 6ठी दफा पाकिस्तान में खेल हो रहा है। 4 दफा अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क में आई। आप उनका डिक्लेरेशन पढ़ लें जिस जब आए कि वो करप्शन को खत्म करने के लिए हैं। फिर इन्होंने अपना करप्शन को खत्म करने की कोशिश में एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी को, मुशर्रफ साहब ने, और अब ये अमल हो रहा है। इस अमल से अवाम को कोई फायदा नहीं है। जो आज की भी रिपोर्ट है, फर्ज करें उस सारी रिपोर्ट को हम सच भी मान लें, तो जो मुझसे चीनी ली गई थी, मैंने खरीदी थी चीनी 10 रुपए महंगी, क्या मेरे 10 रुपए मुझे वापस कर दिए जाएंगे? आंसर इज नो। तो मुझे क्या है, ये तो एक खेल है, ये सरमायादारों का खेल है। सरमायादारों का 2 ग्रुप बाहर हैं, आसफ ज़रदारी का ग्रुप सरमायादारी का बाहर और शहबाज शरीफ वाला ग्रुप बाहर और तीसरा ग्रुप अंदर। तो ये खेल है पाकिस्तान के अंदर। चले, मैं जरा सईद काजी साहब की तरफ जाती हूँ। सईद काजी साहब, अब जो बात हो रही है, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब भी इशारा कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है, आप क्या समझते हैं, और जिस किस्म की अब चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म साहब को ये मैसेज भी भिजवाया गया है कि अगर जहांगीर खान तरीन के खिलाफ ज़्यादा मामला जो है वो परस्यू किया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ चौधरी साहिबान भी हैं, दूसरी तरफ जो है वो जहांगीर तरीन साहब का एक बड़ा वेट है, बहुत सारे लोग वो लेके आए हैं पंजाब की सियासत में, और खैर मुल्क की सियासत में उनका बड़ा कलीदी किरदार है, उनके जहाज़ का बड़ा एक कलीदी किरदार है। आप क्या समझते हैं कि कोई बहरान खड़ा हो सकता है? देखें, जहांगीर तरीन साहब हों या चौधरी, पंजाब के चौधरी हों, ये इंडिपेंडेंट प्लेयर्स नहीं हैं। ये ऑन देयर ओन चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। और जो एक बुनियादी तौर पर जो मसला है वो ये है कि हर यहाँ जो पॉलिटिकल एलीट है वो, या सिविलियन एलीट जो है वो, उसकी पाँव में उसकी अपनी करप्शन की बेड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से दीगर कुव्वतों को और ताकत मिलती है। और ये बिल्कुल डिपेंडेंट, ये इनके पास जितने मर्जी 66% जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे लेके आए ना, पंजाब में गवर्नमेंट तोड़ दें, क्योंकि ये जो आज रिपोर्ट आई है ये रियासत के तमाम बड़ों के कंसेंसस से आई है, और उसमें एक सुकम भी यकीनन होंगे। लेकिन हम इस एज की जो 2 बातें हैं, ये 2 इस क्राइसिस की तय में 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये खौफनाक माशी बहरान है, जिस तरीके से इस रियासत को चलाया गया, कर्जों का अंबार है, और अब वो क्वालिटेटिव चेंज आ रही है, और ऊपर से कोरोना आ गया है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, सितंबर के बाद पता चलेगा। ये सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी, ये मुस्लिम लीग नून, ये सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर दुनिया में आप मबाइस देखें, वैसे देखें, तो मैं हैरान रह गया जब मैंने फाइनेंशियल टाइम्स के जो बहुत बड़ा एडिटर है, उसका इकोनॉमिक एडिटर मार्टिन वुल्फ का, मैंने उसका वी ब्लॉग देखा, उसने कहा WTO टूट गया है, जो न्यू वाशिंगटन कंसेंसस टूट रहा है, अमेरिका की मैशत 30% सुकड़ रही है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे रियासत चलाई नहीं जा रही। जो IMF के बंदे आए हुए हैं 4-5, जो चौथे फ्लोर पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं टैक्सेस लगाओ। कहाँ से लगाएं? अब टैक्सेस में 3,800 अरब के टैक्सेस इकट्ठे होंगे, ये रकम तो सीधी हमने उनको दे देनी है। प्रॉब्लम यहाँ का माशी है, और माशी प्रॉब्लम जो है वो मुनक्किस कर रहा है। और जिस तरह एक बड़े ने कहा था कि जब बहरान आता है इस तरह की रियासतों में, तो सबसे पहले रूलिंग एलीट स्प्लिट होती है। कुछ कहते हैं रिफॉर्म्स करो, कुछ कहते हैं रिफॉर्म्स ना करना, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ कहते हैं करो, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो मार्क्स लिखता है कि दोनों ही ठीक कह रहे होते हैं। अब कैसे चलाएं? दो बड़े यहाँ पे अजाब हैं। एक आलमी अजाब है जो 3,800 रुपया 800 अरब रुपया निकालता है, और एक अजाब यहाँ पे ये आपके ये शुगर वाले, बिजली वाले हैं। अब ये रियासत नहीं सहार सकती, इस वारदात के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। इसलिए रूलिंग एलीट के अंदर खलबली है, कभी एक को हाथ डाल रहे हैं, कभी दूसरे को हाथ डाल रहे हैं। अल्टीमेटली आपको इस इकोनॉमिक सिस्टम को हाथ डालना पड़ेगा। इसको अगर आप हाथ नहीं डालेंगे तो बाकी ये कितने पैसे निकल आएंगे, और ये किसको नहीं पता चीनी वाले क्या करते हैं, और ये किसको नहीं पता जो है ये इनका असल धंधा क्या है। तो हमें बेसिकली जो फेल किया है वो हमारी जमहूरी कुव्वतों ने किया है। ये अगर अवाम के साथ खड़े होते और यहाँ अपना एतबार बनाते, तो आज ये ना होता कि इजाजत तलब कर रहे हों नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। खान साहब बिल्कुल, इफ्तिखार भाई ने ठीक कहा, वो पक्के पैरी खड़े हैं
ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट प्लेयर्स। अवाम में इनकी रूट्स नहीं है, इनकी रूट्स इनके बैंकों में है, इनके असासों में है, इनके माल में है। माल जो है वो आपको और तरह के मजे तो देता है, मगर तारीख में कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते। आप फिर लूली लंगड़ी सियासत करते हैं और फिर कभी अंदर कभी बाहर, और अपनी जान बचाने के लिए असेंबली को और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, ये क्राइसिस है, ये आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और मुझे लगता है ये पॉलिटिकल फोर्सेस और ये बाकी सब कुछ इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ बदल रहा है पोस्ट कोरोना। सितंबर के बाद जब आपकी ये कोविड की आ जाएगी वैक्सीन और सोशल इंटीग्रेशन शुरू होगी, सोशल डिस्टेंसेस के बाद, और जब 50% आबादियां दुनिया के तमाम और बेशतर मुल्कों में बेरोजगार होंगी, तो नई पॉलिटिकल स्ट्रगल्स इमर्ज करेंगी। पोस्ट कोरोना अब एक नए ऐद में हम कदम रख चुके हैं, मगर मुझे यूं लगता है कि मुझ जैसे नीम हकीमों को इसका एहसास नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। जी पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा रजा साहब की तरफ चलती हूँ, ज्वाइन कर लिया। रजा साहब, बेशक अब सईद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इररेलेवेंट हो जाएंगे, वो बात अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें हुकूमत का, इस वक्त हुकूमत को क्या जो चैलेंजेस दरकार है, सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। मईशत पे अगेन बात वहीं आ जाती है कि जो माशी पॉलिसीज़, जो मईशत है, वो सारी हमारी अनइलेक्टेड लोगों पर खड़ी हुई है। जिस तरह इस वक्त अब जो हमारे कैबिनेट के लोग हैं, हमारे वज़ीर हैं, वो भी इस पे जो है वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़राब इनकी तरफ से होती हैं, ये बैग्स पैक करेंगे, ये चले जाएंगे, जवाब हमने देना होगा। ऐसी सूरत हाल में जहां बजट की भी आमद है और ये कहा जा रहा है अगर बजट ख़राब हुआ या अवाम दोस्त बजट नहीं हुआ तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये हुकूमत कितनी रेलेवेंट रहेगी? देखिए, बात ये है कि आपने इस सवाल में काफ़ी सारे जवाब खुद ही दे दिए मारिया। ये माशी जो चैलेंज है, ये अब इस कदर संगीन है कि जैसे कि अब हम सबके इल्म में है कि ये तकरीबन कोई 70 साल के बाद हम उस स्टेज पर हैं जहाँ पे हमारी शरह तरक्की मनफी डिजिट्स पे जा रही है। यानी कि हम बजाय इसके कि मईशत ग्रो करे, वो सुपर रही है, और इसी वजह से बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा, और इसी वजह से जो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट के अखराजात हैं उन पर बहुत गहरा असर आएगा। इसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज है जो अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो सेहत आमा का है। पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस इतना संगीन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया भर में का है, और उसके लिए आपको वसाइल चाहिए। चाहे आप मैशत खोल भी दें, तो जब गरीब लोग बीमार होंगे या सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टर्स और इक्विपमेंट की जरूरत होगी, तो उसके लिए भी तो अखराजात चाहिए ना। तो इसलिए ये एक चैलेंज जो है, इसको हैंडल करने के लिए आपको बिल्कुल अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल पॉलिसी साजी होनी चाहिए, और उसके लिए पार्लियामेंट का भी एक किरदार होता है। तकरीबन 3 महीने से पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। अभी एक सेशन हुआ जिसमें इल्जामात लगे, तो 2-3 जुमले एक्सचेंज हुए और मामला खत्म हो गया। तो पार्लियामेंट जब आपकी रियासत का एक खतून अमलन गैर मुअत्तल हो और उसकी कोई फालियत ना हो, तो आपकी पॉलिसी जो है वो नहीं सही बन सकती। और हम उसका आज यही देख रहे हैं शाखसाना कि हमने इम्पोर्टेड लोग जो हैं, वही इदारे जिनके कर्जों में हम डूबे हुए हैं, उन्हीं इदारों के साबिक और हालिया नुमाइंदों को के हाथ में हमने जो है अपनी शिफा का नुस्खा ढूंढ रहे हैं। तो वही वो क्या सादा है मीर हुए बीमार जैसे सबब। तो ये वही वाला शेर है कि जिन लोगों ने आज हमें यहाँ पे पहुंचाया और जिन पॉलिसीज में, तो उन्हीं से हम जो है अपनी वो मांग रहे हैं सॉल्यूशन। जहाँ तक ये सियासी पार्टियों और ये पॉलिटिकल एलीट के इररिलेवेंट होने का मामला है, तो देखिए ये बातें तो आज से कई दहाइयों से चल रही हैं। और अगर आप हालिया तारीख में देखें तो जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने आते ही कहा था कि वो नवाज शरीफ और पीपीपी को फारिग कर देंगे, खत्म कर देंगे, सियासत को पाक कर देंगे। ये आज से तकरीबन 20 साल पहले की 21 साल पहले की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 21 साल के बाद भी आज आप पार्लियामेंट देख लीजिए, सेनेट देख लीजिए, सूबे देख लीजिए, ये दोनों सियासी कुव्वतें वहीं की वहीं मौजूद हैं और इनकी जड़ें अवाम में हैं। हमें वो उनके लीडर पसंद हो या ना हो, हमें उनकी पॉलिसी पे एतराज हो कि ना हो, यहाँ पर जमहूरियत में अवाम और अवाम के वोटों और उनकी अवामी राय का एहतराम होता है, और वो कहीं नहीं जा रहा।
अब ये सवाल ये कि क्या ये गवर्नमेंट इस मैशत को संभाल पाएगी, क्या सारे जो मुख्तलिफ अनासर हैं वो इसको सहारा देंगे। देखिए अभी तो इमरान खान साहब को कोई खतरा नहीं है, उनके पीछे सारे मुख्तलिफ इदारे भी हैं, उनके जो है रज़ा रूमी साहब कता कलामी की माफ़ी, वो इदारे भी तब तक खड़े होंगे जब तक खान साहब डिलीवर करेंगे। अगर मईशत जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अब मैं मानती हूँ पॉलिटिकल एलीट से या ऑपोजिशन से कोई उनको चैलेंज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज जो है वो मईशत है। अगर डिलीवर नहीं कर पाए तब तो उन कुव्वतों को भी सोचना पड़ेगा, वो भी सोचने पे मजबूर होंगे। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मुख्तलिफ कुव्वतों के लिए बात वही होती है ना। देखिए बड़ी सादा सी बात है कि मुतबादिल क्या है। अगर मुतबादिल कोई तैयार नहीं है, कोई मौजूद नहीं है सामने, तो फिर सभी गुजारा करते हैं जो रज़ा रूमी साहब, आप और मैं दोनों जानते हैं कि इस मुल्क में जो मुतबादिल है वो कैसे तैयार हो जाता है और कैसे कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन मैं फाइनल देखिए मुतबादिल के अलावा मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो असल खतरा है ना, वो मैं आपको ये बताता हूँ। वो असल खतरा ये नहीं है कि मुतबादिल एक्स है या वाई है, इमरान खान आज है कल नहीं है। असल मामला ये है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है ये चल नहीं रहा, ये स्टक हो गया है। जैसे पार्लियामेंट का मैंने जिक्र किया, वो मुअत्तल है और जमहूरियत जो है बराए नाम रह गई है। और अगर ये इस तरह चल नहीं सकता, तारीख हमें ये बताती है कि किसी न किसी मकाम पर आके क्रैश कर जाता है। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है ऑन दैट नोट। ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इफ्तिखार साहब क्विकली, फिर मैं ज़रा नज़ीर लगारी साहब की तरफ जाऊँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने क्या कहना है, इतने अच्छे गुफ्तगू हो रही है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इस गुफ्तगू को। मैं तो स्टूडेंट हूँ इस सारी गुफ्तगू में। जहाँ तक है कि ये कहना है कि एक ख़ास कुव्वत लोगों को ले आती है और उनको ला के बैठा देती है, सही कह रहे हैं आप लोग। लेकिन जो इक्तिसादी सूरत हाल है ये इतनी वर्स होगी, कोई भी आने को तैयार नहीं होगा, कोई अपनी मुंह पे कालक मलने को तैयार नहीं होगा। ये मैं आपको साफ बता दूं। बजट कोई दूर नहीं है, और आप बजट की डॉक्यूमेंट जब पढ़ेंगे तो आप अपने सिर को पीट लेंगे कि जो तरक्याती स्कीमें हैं वो ना होने के बराबर होंगी। एजुकेशन का बजट सुना कट कर रहे हैं। आप एक एजुकेशन के सेक्टर को जानती होंगी हमसे बेहतर। मैं कह रहा हूँ कि आप बजट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के अपना सर पीट लेंगे। ये सूरत हाल आने वाली है। तो कोई पागल होगा पीपल पार्टी का या नवाज लीग का या कोई और कि इसके सर के मौके पे आके हुकूमत को लेने की कोशिश करे। असल में ये चाह रहे हैं, ये बात देखिए, ये बड़ी अच्छी बात की मेरे दोस्त ने। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करना चाह रहे हैं। इट इज नॉट नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिसको खत्म करना चाह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करना चाह रहे हैं, दो को। ये चाहते हैं कि पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रहे ही ना, खत्म हो जाए, तितर बितर हो जाए। ये नहीं हो पाएगा शायद। अच्छा, इसी बात से जो अभी इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि इस वक्त पे कौन होगा जो अपने मुंह पे कालक पोतना चाहेगा, तो उस पे इस वक्त का नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, किस तरह जो है वो चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इस मझधार में से निकला जा सकता है, वो ज़रा प्रोड्यूसर साहब सुनवा दीजिए। शहबाज शरीफ साहब क्या मुतालबा कर रहे हैं? पावरफुल जो इदारे हैं उनके बारे में मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। हुकूमत को भी तावन का हमने हाथ बढ़ाया था, मगर इमरान खान की जिद अना अगर आड़े आ गई तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इस मुल्क में पैदा हूं और इंशाल्लाह यहीं मरूंगा, कहीं नहीं मैं जाऊंगा। क्या मेरी बात याद रखें। आपको अगले 6 महीनों में या साल में इंतखाबात नजर आते हैं, फ्रेश इलेक्शंस, या ये हुकूमत इसी तरह चलेगी और आप लोग इसी तरह की अपोजिशन करेंगे? अल्टीमेटली the solution lies in fresh, free and fair election. नज़ीर लगारी साहब, फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अच्छा, ये फ्रेश, फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शंस, ये हम इतनी दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये किस तरह जो है ये पॉसिबल होगा।
अनलेस कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए इस मुल्क में। हमने तो यही देखा है, कोई इलेक्शन हो उसके बाद तकरीबन मतलब शुरू के 2-1 साल तो धांधली का रोना जो है, जो हारने वाली पार्टीज़ हैं वो लेकर बैठी रहती हैं, चाहे वो पीटीआई हो चाहे बाकी पार्टीज़ हो, ये हुआ है। अब इस माहौल में फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस कैसे होंगे? क्या किस तरह क्या तब्दीली आएगी जिससे फ्रेश एंड फ्री इलेक्शंस फेयर होंगे? पहली बात यह है कि जिनकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, वो अगर दस्तबरदार हो जाएं मुल्क के अजीम तर मफाद से अपने इस कारहाय नुमाया अंजाम देने से, तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं। लेकिन बात ये है, मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ दोस्त सईद काजी साहब फरमा रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इररिलेवेंट हो जाएंगी। ये तो हो सकता है, मुझे इससे कोई इख्तलाफ भी नहीं है और उन पार्टी की डिलीवरी भी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएं और सेलेक्टर्स जो हैं वो जो कि तुम अपनी पोजीशन में मौजूद रहें। इंजीनियर्ड चीज़ें जो हैं वो रह जाएं, वो ख़त्म हो जाएं और इंजीनियर जो हैं वो अपनी हैसियत को एंजॉय करें। मैनिपुलेटेड चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और मैनिपुलेटर्स जो हैं वो अपनी जगह पर अपनी पोजीशन में मौजूद रहें। साहब, ये तो हिस्ट्री में बताती है, ये ऐसे ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, मुस्तकिल कभी भी ऐसा नहीं होता है। अवाम फिर उठ खड़े होते हैं और पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में ये तजर्बात हो चुके हैं। जब अवाम रिटिलिएट करते हैं, जब अवाम नाराज़ होते हैं, जब अवाम गुस्से में होते हैं, तो फिर अपनी सबबंदी करते हैं और ऐसी सबबंदियां हो चुकी हैं। ये ठीक है कि आगे चलकर लीडरशिप बिट्रे करे या कोई चीज़ भी करे, लेकिन फौरी तौर पर उन्हें पसपा होना पड़ता है। जो स्टेटस को मेंटेन करके हर कीमत पर स्टेटस को मेंटेन करते हैं, उनको मेंटेन करने की वो सलाहियत उनकी जंग लग जाती है। ऐसा हो चुका है, हम देख चुके हैं। ये किस तरह से समझ रहे थे कि हम एक बूट के नीचे दबा कर रख देंगे और बंगाल वाले कैसे उठते हैं, वो कैसे उठे थे। फिर यहाँ पाकिस्तान में नहीं हुआ, हमने चीजों को देखा है, बदलते हुए भी देखा है और उनको कुचला जाना भी देखा है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नज़ीर लगाई साहब, मैं तो आपसे सीखती हूँ और आपसे आपके तजर्बे से सीखती हूँ, लेकिन फिर ये हमने देखा है कि ठीक है, बेशक ट्रांजिएंट एक चेंज आता है, लेकिन उसके बाद फिर कुव्वतें दोबारा से जो है वो ताकत में जो है वो आ जाती हैं, बल्कि मजीद ताकतवर होकर किसी और तरीके से जो है वो वापस आती हैं। ये भी तो होता ही है ना सर, इसी मुल्क में होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, मैं ये इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। और माशरू में ऐसा हुआ है, यही हुआ इंडोनेशिया में, यही हुआ है दीगर ममालिक में, जहाँ जहाँ पर, यही फिलिपाइन में हुआ, यही सब कुछ जो है हम उसमें देख चुके हैं, बैंकॉक में देख चुके हैं, थाईलैंड में देख चुके हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अवामी कुव्वतों को उभार का मौका मिलता है, लेकिन क्रश करने वाली कुव्वतें भी पूरी संगदिली और बेरहमी से चीज़ों को क्रश करती हैं। लेकिन अवाम जो है वो मजमूई तौर पर फिर पूरी की पूरी कुव्वत के साथ रिटिलिएट करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। ये कहना कि अलिफ खत्म हो जाएगा तो अलिफ की जगह पर बे आ जाएगा, बे खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह पर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर के अंदर भी अब जो हालात पैदा होने वाले हैं, जब आधी दुनिया की आबादी के पास खाने को कुछ नहीं होगा, ओढ़ने को कुछ नहीं होगा, पहनने को कुछ नहीं होगा और दुनिया इंतहाई गुर्बत की लकीर से नीचे चली जाएगी, तो लोग रिटिलिएट करेंगे। आपको पता है, लोग फिर बगावतें करेंगे, लोग नाराज होंगे। कौन उनको राजी करेगा? आप कितना भी खूबसूरत गाने लिखें, खूबसूरत नगमे लिखें, खूबसूरत आप गाएं अच्छा, और दुनिया भर के बेहतरीन गुलकारों को मंगवा कर बड़े खूबसूरत गाने लिखें, लेकिन पेट नहीं भरेगा ना यार। उससे कैसे आप लोगों का पेट खाली होगा तो क्या करेंगे? ये तो ये बात था कि आप अरेंज करके कुछ ना कुछ करके उस पॉलिसी को जो अंग्रेज चला रहे थे, आप उसको आगे बढ़ा रहे थे, बढ़ाते रहे हैं, लेकिन ये आगे बड़ी देर तक नहीं चलेगा कि जनाब एक फ्यूडल को कह दिया वो जाकर मैसेज ले जाएगा, भी भूखे मरो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बर्दाश्त कर सब कुछ ये जरूरी है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं लेंगे चीजों को। अच्छा, लोग रद्द अमल में आएंगे। आपका पॉइंट आया, मैं आ गया, मैं ज़रा सईद काजी साहब की तरफ जाती हूँ। एंड कमिंग बैक टू शहबाज शरीफ साहब का जो मुतालबा है फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस का, इसमें ये बताएंगे, अब मैं हालिया दिनों में भी एक इंटरव्यू आया अभी शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने ये बात की कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले एक हफ्ते में वो दोबारा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाएगा।
इससे अब जोड़ती हूँ, कुछ देर पहले सुहेल वड़ायत साहब का एक आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने तस्करा किया कि उनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, और वहाँ पे किस किस्म की जो है वो इलेक्शन से 1 महीना पहले उनसे मीटिंग्स होती रहीं, उनके लिए काबीना जो है वो डिसाइड हो गई, और अब फिर ये भी कहा जा रहा है कि बुलाया भी कुछ इसी तरह के वादे करके शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क से वापस बुलाया गया था। तो सईद काजी साहब, क्या धोखा हो गया शहबाज शरीफ साहब के साथ, हुआ क्या है? पहले तो मैं वजाहत कर दूं, जब मैंने ये कहा कि ये इररेलेवेंट हो जाएंगे तो मैंने ये नहीं कहा कि सियासत इररेलेवेंट हो जाएगी। इनकी सियासत, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां लिमिटेड कंपनियां बनी हुई हैं, इनकी सियासत इररेलेवेंट हो जाएगी। जो सियासत को धंधा और कारोबार समझ के करते हैं उनकी सियासत खत्म कर रहा है कोरोना और आने वाला माशी बुरान। नई पॉलिटिकल ताकतें उठनी हैं और नई मूवमेंट्स बनेंगी, हादसाती फिगर्स भी ऊपर आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इनके कौन से कदम यहां लगे हुए हैं। 18,000 बंदा इकट्ठा किया था नवाज शरीफ ने जब वो पीएम था और पंजाब में उसकी हुकूमत थी, और उसने छोटे भाई को डांटा था। और ख्वाजा आसिफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जी 100 बंदे नहीं आए सर्विसेज अस्पताल के बाहर जब मियां साहब आए थे। कौन सी? और 2013 के इलेक्शन में कियानी साहब का क्या रोल था आपको और मुझे पता है। जितनी इनकी रूट्स हैं, रूट्स इनकी माल में। सियासत खत्म नहीं होगी, सियासत ताज़ा दम होके आएगी, नजरिया के जरिए आएगी और वाशिंगटन कंसेंसस तोड़ के आएगी। क्योंकि आज खुद मार्केट इकॉनमी के टुकड़े बिखरे पड़े हैं मगरब में बैठे हुए रूमी भाई। मुझे बताएं, इनका जो वजीर था लेबर मिनिस्टर आजकल लिखता है, उसका यह कहना है कि अमेरिका की 90% डेथ्स बचाई जा सकती थी। 2 नंबर हेल्थ फॉर प्रॉफिट सिस्टम था और उधर 2 नंबर है पॉलिटिकल सिस्टम। वहां के सरमायादार कंट्रोल करते हैं ये जो पूरे इलेक्शन को। बर्नी सैंडर को कैसे बाहर निकाला उन्होंने? ये जमहूरियत है वहां पे। मैं ये कह रहा हूं कि जमहूरियत की जरूरत है। जमहूरियत के नाम पे नौसरबाजी कर रहे हैं ये सब लोग। जमहूरियत खत्म नहीं होगी। ना ही हम एस्टेब्लिशमेंट के रूल को मानते हैं, हम अवाम के रूल को मानते हैं। मगर जरदारी अवाम है। जरदारी साहब की माशी हकीकत इस मुल्क के आदमी की माशी हकीकत से ममासलत रखती है। नवाज शरीफ की माशी हकीकत और एक आम आदमी की इकोनॉमिक रियलिटी में कोई रेलेवेंस है? ट्रंप जो है अमेरिका के मेहनत कशों के साथ उसे बिठाया जा सकता है? नहीं। मैं ये बात कह रहा हूं, सियासत जिंदा होगी मगर नौसरबाजों को ये कोरोना और आने वाला माशी बुरान जूते मार के इस अरीने और इस मुकद्दस पेशे से बाहर निकालेगा। ये जो बहरूपिये आ गए हैं और जिन्होंने हमारे बच्चों को जो तरसा के मारे हैं गुर्बत और जिल्लत से, ये हमारी किस्मतों में नहीं लिखा हुआ कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, उनका बेटा, और हमने लिख के दिया है। ये हैं कौन? इनकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं? ये हुकूमत आई थी, बीबी बेनजीर की हुकूमत आई थी, हमने भी पीठ पे मारे खाई थी। हमने भी क्या हुआ था? कौन कौन सी वजारत उनसे ली थी? एस्टैब्लिशमेंट से माना नहीं था उन्होंने कि वजीर खारजा कौन होगा और कौन कौन सी वजारत और कौन कौन से। तो आप कंप्रोमाइज करके अंदर आते हो और हमारे हकूक का धंधा करते हो इनके साथ। जब इनसे लड़ पड़ते हो तो हमें कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। अवाम आएगी, सियासत दुनिया का मुस्तकबिल है, शफाफ नजरियाती सियासत, मगर ये माल कमाने वाली सियासत, ये 2 नंबर सियासत, इसका मुस्तकबिल ये 300 साल पुराना। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड का पुराना हेड कह रहा है कि 300 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये रिसेशन आ रहा है। अमेरिका 30% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आपका स्मैश हो गया यार। जिस दिन ये इसके बुरान आगे जाएगा, वी आर इन अनचार्टेड वाटर्स, और सियासत ही हमें यहां से निकालेगी। मगर ये सरमाए की सियासत की स्पोर्ट खुदारा छोड़ दें। ये जमहूरियत के नाम पे नौसरबाजों की हमायत छोड़ दें और नई और ताज़ा दम सियासत के लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें और उम्मीद भी रखें। जी मारिया। ठीक, अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद रज़ा रूमी साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब की तरफ जाती हूँ। रज़ा साहब, बात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है फ्रेश इलेक्शंस वाला, उस पर बात हो रही थी। तो एक तो ये कि मैं सईद काजी साहब से पूछा लेकिन वो जवाब नहीं आया उस तरह। क्या धोखा हो गया है शहबाज शरीफ साहब के साथ और उन्होंने गेन क्या किया है सारे इसमें? बिकॉज उनका बेटा जो है वो जेल में इस वक्त है, लीडर के तौर पे वो सामने आ नहीं सके,
जो अब जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो चीज़ें उनको कह के जो है वो वापस बुलाया गया था वो भी कुछ उल्टी होती नज़र आ रही हैं। खुद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है एक हफ्ते में वो दोबारा सलाखों के पीछे होंगे। व्हाट इज ही गेन्ड? वो एक हद तक तो ठीक थी। उन्होंने कहा कि जो कुव्वतें मुक़्तदिर कुव्वत खुद उन्होंने हवाला दिया और उनसे तो उनकी अगर बातचीत थी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो कहीं जो है परवान नहीं चढ़ी आगे। और एक तो ये है कि उनको शायद डिच कर दिया उन्होंने एज अ मुतबादिल, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ पीछे जो मुस्लिम लीग नून अगर पूरी नहीं खड़ी हुई क्योंकि उसके अंदर डिवीजन है, तो फिर इस सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट को भी मालूम है कि वो शायद सही डील नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि PMLN की जो अंदरूनी सियासत और कैफियत है वो इस वक्त तैयार नहीं है इन हालात में। जैसे इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि इस माशी बहरान में वो कई बार सोचेंगे कि क्या हुकूमत ली जाए या ना ली जाए। और दूसरी ये बात है कि शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई से कता ताल्लुक नहीं कर सकते, ये उनकी सियासी मजबूरी की है, खानदानी मजबूरी तो है। लेकिन रज़ा साहब, कथा कलामी की माफ़ी, PMLN के ही लीडर्स हैं, जब उनसे हम पूछते हैं कि क्या आप टेक ओवर करने के लिए और इतने बुरे माशी हालात हैं, दे से कि इट्स नाउ और नेवर। वो ये बात करते हैं इसी पे, ये नहीं कि कोई अभी नेशनल सेटअप हो या उस तरह कुछ हो, वो फ्रेश इलेक्शन की बात इसीलिए कर रहे हैं। देखिए बात ये कि जिस तरह से PMLN चलती है, आपको भी मालूम है मारिया के वहाँ पे मियां नवाज शरीफ और जो है वो अल्टीमेटली सब उनकी बात सुनते हैं, उन्हीं की तरफ देखते हैं, और अब उनकी बेटी जो है वो भी उभर कर एक पावर सेंटर बन गई है। तो इस वक्त अगर कि वो पब्लिक लाइफ में नहीं है, खामोश है मसलहतन या जो भी वजह है, लेकिन मेरे ख्याल से उनके और उनकी चचा के जो नजरियात हैं और जो मुस्तकबिल का वो मैप, उसमें काफी फर्क है और काफी डिफरेंस है, और यही चीज शहबाज साहब को ले डूबी है इस वाले राउंड में। लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि क्या मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ साहब की जो हिकमत अमली है वो नाकाम हो गई है, ये वक्त ही बताएगा कि और आने वाले जो हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं और शायद और अब तक हो रहे हैं माशी तौर पर, तो हो सकता है कि किसी स्टेज के ऊपर ये मामला जो है तोड़ चढ़ जाए। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। जिन्होंने उनको लेकर आना है वो अभी तैयार नहीं है। और इसमें आप ये मत भूलिए कि इस वक्त देखिए जो 1 पेज वाली बात है ना, वो भी अहम है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। इस वक्त जो है मुख्तलिफ कुव्वतें और इमरान खान साहब बिल्कुल एक 1 पेज पर हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस से मुतमईन हो या ना हो। लेकिन बहुत सारी मसलहतें और बहुत सारी ऐसी रियासती ताने बाने हैं जिन्होंने उनको आपस में जोड़ रखा है, और वो ये जो डोर है ये टूटते हुए दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। ये डोर टूटते हुए दिखाई नहीं दे रही। नज़ीर लगारी साहब, डोर टूटते हुए अगर डोर को मजबूत करने के लिए बज़ाहिरन ये लगता है कि एहतसाब को हमेशा जो है, एहतसाब के इदारों को हमेशा जो है वो इस्तेमाल जी Am I included in the program or not? Just tell me because I have to go. सर, अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कंक्लूड हमने नहीं किया, हमारा प्रोग्राम ही रहता है, लेकिन प्लीज़ इफ़ यू वांट टू लीव वी कांट स्टॉप यू। थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। ज़रा नज़ीर लगारी साहब की तरफ चलती हूँ। लगारी साहब, अब जो इसको डोर को मजबूत जो है वो किया हुआ है, वो ऑब्वियसली एहतसाब के इदारे को इस्तेमाल हमेशा जो है वो किया जाता है कि पार्टीज़ के लिए, पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो है, जो 2 पार्टीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाए। अब PTI जो कि एहतसाब का नारा लेकर आई थी, इस वक्त वो खुद कहाँ खड़ी आपको नज़र आती है? क्योंकि अगर हम ये बात करें, हालिया दिनों में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया 4 मई को, जिसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली गई, और उसमें प्ली बार्गेन वाले लोगों का जो एक वो शिक डाली गई है कि जिन लोगों ने प्ली बार्गेन किया हुआ है वो भी वापस आ सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट पोजीशंस पर आ सकते हैं। तो एहतसाब खुद कहाँ खड़ा है? एहतसाब का इदारा, एहतसाब का जो नारा, वो कहाँ आपको खड़ा हुआ नजर आता है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब जब से ये लफ्ज़ आया है, जब से ये नारा लग रहा है, कि आज से नहीं लग रहा है, ये पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था। और उस वक्त भी इंटेंशन ये नहीं थी कि करप्शन को ख़त्म करना है, बल्कि ये थी कि सियासी टॉवरिंग करनी है और सियासत, मुतहर्रिक सियासतदानों को अलग करना है। इस तरह नतीजा ये निकला कि जिस शख्स ने कादे पाकिस्तान पेश की थी, उस शख्स को चूंकि उसने
बंगाल में अपनी सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी, तो उसको कहा गया कि ये चोर है, खाइन है, और ये जो है किसी सूरत में इस काबिल नहीं है कि ये सियासत कर सके। तो मौलवी ए.के. फजलुल हक को एक तरफ कर दिया था कि मजदूर किसान पार्टी उसने बनाई हुई थी वहां की, और वो वहां पर ये काम कर रहे थे, इसलिए उनको नाअहल करार दिया गया था और गद्दार और करप्ट कहा गया था। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को करप्ट किया गया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, पम्पलेट छापे गए। ये सारा सिलसिला तब से चल रहा है और इसका मकसद कतन ये नहीं होता है कि करप्शन खत्म की जाए या लोगों को मुहिबे वतन बनाया जाए, बल्कि ये होता है कि अगर उनके अंदर रमक बाकी है किसी बात करने की, हक गोई की, अवाम की बात करने की, तो उसको उस हक बात करने की सजा के तौर पर ये एहतसाब के इदारे बनाए जाते हैं। एप्टो होता है, प्रोडो होता है, ज़ियाउल हक का एहतसाब होता है। ज़ियाउल हक 104 आदमियों से 1-2 आदमियों को क्लियर करता है, एक करता है फारूक लगारी को कि वो पारसा है, और एक करता है अफजल सिंधु को कि ये पारसा है। बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो करप्ट करार पाते हैं, सारे लोगों को जो है वो नाअहल करार दिया जाता है। और उसके बाद जो कुछ खुद नवाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ से जो कराया गया वो, और जो कुछ परवेज मुशर्रफ ने किया जो अब तक हो रहा है, वो ये नहीं है कि सियासी मुखालिफिन जो हैं वो बड़े करप्ट हैं। ये ज्यादा बिल्कुल आर्म ट्विस्टिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है इदारा। आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा सईद कायद साहब से क्विकली उनका लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं। सईद कायद साहब, क्योंकि बात हो रही थी पीटीआई एहतसाब का नारा लेकर आई थी, अभी जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 जिसमें तरमीम की गई है, उसके बाद जो ये प्ली बार्गेन वाला मसला है, इसको देखते हुए और ओवरऑल जो सिचुएशन है देखते हुए, जिस तरह पीटीआई के अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, आपको पीटीआई का अपना जो ये मंत्रा है, पीटीआई की अपनी सियासत एहतसाब के हवाले से कहाँ खड़ी नजर आती है? देखिए, इमरान खान का एक ही बड़ा काम है। इमरान खान ने के ज़रिए या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसने इस सिस्टम को और इसके जो थे लोग इसको एक्सपोज कर दिया। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बहुत लंबी कहानी है। रियासत में कहाँ तक इन कार्टल्स की सराहियत है और ये आपको भी पता है, ये मुझको भी पता है। इस वक्त ये इमरान खान के बारे में जब ये नहीं आए थे तो मैंने कहा था कि इमरान खान राइट विंग रिफॉर्मिज्म की आखिरी कोशिश होगी वतन अजीज में, और ये है, इसलिए ये मेरा मतलब है सियासत बदलने का, ये रेलेवेंट हो जाए। आई एम सॉरी, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। रज़ा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार साहब आपका, सईद कायद साहब आपका, लगारी साहब आपका। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ बात की जाती है इमरान खान साहब को कि इमरान साहब खान जो है वो खुद बिल्कुल ठीक है, अब जो कंपनीज एक्ट 2017 की बात हो रही है, इसमें नैबज़दा लोगों को प्ली बार्गेन जो करके वापस आ सकते हैं हुकूमती ओहदों पर, उनको इमरान खान साहब ने ये इजाज़त दी है। तो कहाँ खड़ी है उनकी सियासत, या आप बेहतर समझ सकते हैं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।